तो हम लोगों ने अभी, जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने टॉपिक एसआरएस का पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एसआरएस जो होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, वो दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो या तो आपका क्लाइंट लिखे, जो जिसने रिक्वेस्ट किया सर कि उसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, और या तो डेवलपर लिखे। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि इट वुड बी बेटर दैट the SRS is prepared by the developer so that he can understand and define them clearly without any ambiguity and using the technical details. So we are focusing on the SRS that is developed by the developer. तो हम लोग ये सब चीजें कल देख रहे थे। तो हम लोग उसके आगे देखेंगे कि उसमें हमारे एसआरएस में हम लोगों ने देखा था कि हम और कौन सी चीजें उसमें डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द SRS. These are functionality, what the software is supposed to do. All the function that will be available, that will be designed in the software, are defined and briefly explained in SRS. The external interface through which the software will interact with the people, or hardware also. ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन हो गए, एक्सटर्नल इंटरफेस एंड इट। और जो देयर 3 पॉइंट्स आल्सो व्हिच आर नॉर्मली यू डू नॉट मेंशन while writing your final year project, but these are equally important when you write for the commercial application or for any project that you going to design. तो इसमें आपके क्या क्या है, परफॉर्मेंस, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसकी क्या कंडीशंस हैं, हाउ इट विल परफॉर्म विद गिवन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और व्हाट विल बी द रिस्पांस टाइम if you start a function, how much time it will take to give you the final output, and if the customer base is, whether it is supporting 1,000 number of customer base or 10,000 number of customer base, considering which you are defining the recovery time. So you should define every prospect of performance in which the software could work. तो आपको ये क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज लिखी है, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, इफ यू आर क्लेमिंग दैट द सॉफ्टवेयर विल रन इन द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इन विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और अगर आपका ये आपने नहीं लिखा कि आपका ये आपने जो लिखा है कि वो 5 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करेगा अगर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, अगर 1000 का कस्टमर बेस हो, फिर अगर वो आपने कस्टमर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था वो 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाएंगी, तो रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंशिएट कर जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट, और कोई गैप नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड कि आपने कितने कस्टमर बेस के लिए कितना रिस्पॉन्स टाइम डिफाइन किया हुआ है, और कितनी स्पीड इसको चाहिए, कितनी नेट। इसके अलावा आप उसकी जो कितनी उसको नेट स्पीड और डिजाइन इंप्लीमेंट कंस्ट्रेंट भी आपको सारे डिफाइन करने पड़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक हार्डवेयर कंस्ट्रेंट और प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय this software to run properly. What is the database speed, network internet speed that is required to run an online application, and उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये रन करता है, और आपकी कितनी कैश मेमोरी रिक्वायरमेंट है, हाउ मच मेमोरी डू यू रिक्वायर, तो कितनी मेमोरी एटलीस्ट उसको चाहिए, ताकि आपने गेम वेम कभी खेला हो उसमें तो आप देखे कभी सब चीज वेल डिफाइंड होती है, किस तरह के ग्राफिक्स कार्ड उसको सपोर्ट करने चाहिए, व्हाट आर द एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू रन प्रॉपरली और गिव अ प्रॉपर फील है। तो उसके बाद आपको इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी आपको बताने पड़ेंगे, जो कि अगर कस्टमर क्लेम नहीं करता है तो भी आपको अच्छे से बताने पड़ेंगे। हाउ मेंटेनेबल, मतलब इसको उसको प्रॉपरली कोड जो होना चाहिए आपको सॉफ्टवेयर का, कमेंट होने चाहिए, उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, सब चीजें। सिक्योरिटी के रिलेटेड आपका हाउ सिक्योर इज योर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी फीचर आपको देने ही पड़ेंगे, रिलायबिलिटी ये आपसे अलग से मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको हर प्रोजेक्ट में अपने एसआरएस में these attributes should be mentioned clearly and should be considered clearly. So you cannot ignore that customer has not asked for the what security feature or security technique you are using, but you have to define it clearly that your software is well protected and it is reliable one and it can be updated and modified as तो वो सारी चीजें आपको दिखा जाएगा कि किस तरह से सपोर्ट में करता है, आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। पोर्टेबिलिटी,
तो आपको एसआरएस लिखने के बाद मैं आपको इसमें ये बता रहा था कि एसआरएस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात हो रही थी। इसमें हो रहा था कि सॉफ्टवेयर जो है, आप जब भी लिखेंगे एसआरएस, तो आपको एक बात मैंने और बताई थी कि एसआरएस लिखते समय आप अपने एसआरएस में वही चीजें लिखेंगे, और जो भी चीज लिखेंगे ब्रीफली लिखेंगे। डू नॉट ट्राई टू इलेबोरेट एनी फंक्शन, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आप लोग जो चीज बना रहे हैं उसको डेवलपमेंट टाइम पे उसमें काफी चेंजेस कर दिए जाएं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके फंक्शंस को आप ब्रीफली ही एक्सप्लेन करें। डू नॉट ट्राई टू गो इनटू डिटेल while mentioning the SRS, because this is written before the software is designed. तो आप how can you give the detail or be sure about the details of the software, how it will look like when it is complete? तो आप इसको briefly explain करेंगे। और इसमें क्या है, should not लिखा है, देखिए, should not describe any design or implementation detail। implementation detail आपके इसमें नहीं होंगे। और इसमें क्या होगा, शुड नॉट इम्पोज एडिशनल कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको उतने ही बोलेंगे, आप उसकी तारीफ में अपने मन से कोई पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे। आप करेंगे जो रिक्वायरमेंट है, आप उसके आगे भले ही आपको लग रहा हो, आप उस अपने मन से उसको डिफाइन नहीं करेंगे। और इसमें आपका जो होगा, जितना आपका डिफाइंड है वेरियस, उसी को लिखेंगे, उसको ज्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड या उसमें ज्यादा एक्सटेंड करने के तौर पे ऐसा नहीं, डॉक्यूमेंट बढ़ाने के चक्कर में आप उसमें कई चीजें बोल दे रहे हैं जो बाद में उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो वो चीजें आपको नहीं करेगा, और जो आपके अंदर है, जो आपका टारगेट है, वही डिफाइन करना चाहिए आपको एसआरएस में। क्योंकि बाद में उसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है कि आपने एसआरएस में ऐसा मेंशन किया था एंड दीज थिंग्स आर नॉट डिजाइंड और नॉट सेटिस्फाइड बाय द फाइनल प्रोडक्ट। तो उसको लेकर के वो क्लेम कर सकते हैं। मैंने बोला था क्योंकि एक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर होता है। तो अब उसके बाद हम लोग का ये डिस्कस करना है कि आज एक अच्छा एसआरएस लिखने के लिए हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें है हमारे पास, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। इट शुड बी करेक्ट। तो करेक्ट का मतलब क्या होगा, करेक्ट गलत तो नहीं लिखेंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर जैसे कि बोला गया कि उसका बटन प्रेस करने के बाद द रिस्पॉन्स टाइम इज 10 सेकेंड, तो यू कैन, अगर आप उसको लिख, मान लीजिए कभी वो कम डेटा रहता है तो 5 पे रिस्पॉन्स करता है, और जब ज्यादा डेटा होता है तो 10 सेकेंड देता है। तो यू विल प्रेफर टू चूज दैट द फाइनल रिस्पॉन्स टाइम इज 10 सेकेंड, नॉट टू इम्प्रेस द कस्टमर दैट रिस्पॉन्स विल बी विद इन 5 सेकेंड। क्योंकि ये चीजें बाद में होंगी, आप मैक्सिमम टाइम को देंगे और आप अपने करेक्ट स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे कि आपने जो लिखा है, ऐसा नहीं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उससे कम नीचे आए। जैसे गाड़ी के बारे में क्लेम होता है, मैंने बताया आपकी गाड़ी माइलेज देगी 20 किलोमीटर पर लीटर, तो वो देखने में तो हाईलाइट उसको बड़ा सा कर देते हैं, फिर छोटा सा नीचे स्टार लिखा रहता है, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उसमें क्या लिखा रहता है, 20 किलोमीटर कब देगी, जब हाईवे पे बहुत अच्छी रोड पे आप चला रहे हो इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन वो अपना क्या देते हैं, बेस्ट दिखाते हैं रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन साथ में वो आपको क्या लगाते हैं, एक नोट टाइप का डालते हैं कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो करेक्ट होना चाहिए आपका, ऐसे कोई भी उसके अंदर बोस्टफुल स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, बढ़ा चढ़ा के आपको चीजों को नहीं देना होगा। सेकंड, अनएम्बिगुअस। तो अगर आपका है इसके अंदर, इन केस वेयर टर्म इज अ टर्म यूज्ड इज अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट कुड हैव मल्टीपल मीनिंग, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक ही चीज के कई मीनिंग हो सकते हैं, द टर्म शुड बी इंक्लूडेड इन ग्लॉसरी वेयर इट इज मीनिंग इज मेड मोर स्पेसिफिक। तो आपको अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि आपका कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपसे कोई बुला रहा है आपको, मान लीजिए खाने पे, आना ना, और उसके बाद आना ना, तो मतलब एक इंजिस्ट है, आना ना मतलब वो कह रहा है, ही इज कंफर्मिंग दैट यू मस्ट हैव टू कम। और लेकिन अगर आना ना, तो मतलब ना पे अगर जोर दे रहा है, तो मतलब ही इज वार्निंग यू दैट डोंट कम। हाँ, ये कह रहा है ना। तो इसमें दोनों में बोलने में फर्क है। तो देयर आर सम वर्ड इन रिटन इंग्लिश आल्सो which changes their meaning according to the context with which along with which it is being referenced। तो इसके साथ कुछ वर्ड के मतलब भी बदल जाते हैं। तो देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी इन द एसआरएस। इफ टू पीपल आर रीडिंग द सेम स्टेटमेंट, दे शुड नॉट मेक आउट ऑफ इट डिफरेंट मीनिंग। ओके, तो ये होना चाहिए। तो क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हिंदी में एक ही वर्ड के कई मतलब हो सकते, एक सेंटेंस के कई मतलब हो सकते हैं। तो एसआरएस इज रिटन इन इंग्लिश, and English has also the problem that
कि आप लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में तो आपका सिंटेक्स और सिमेंटिक्स एनालिसिस आपकी एक सिंगल वे में ही होती है, उसमें वी टेक केयर दैट ओनली अ सिंगल, डू नॉट, देयर शुड बी नो एम्बिगुअस और एम्बिग्यूटी इन बिटवीन, मतलब दो पार्स ट्री ना बने. बट इन नॉर्मल लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश देयर इज नो सच थिंग्स विच रिमूव द एम्बिग्यूटी. सो एसआरएस शुड नॉट बी द एम्बिगुअस वन. समझ रहे हैं? तो इसके बाद होना चाहिए एसआरएस. आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट. द एसआरएस इज कंप्लीट. इसमें मैंने आपको बताया था कंप्लीट इन द सेंस, suppose if somebody is you are have designed a box which in which you have somebody has to enter his name. So suppose mistakenly he is entering his date of birth or any number inside it, then a warning message should be generated कि name can only be of character list. Okay, character array. तो इसमें आपको जनरेट करना पड़ेगा कि कोई नंबर नहीं होता है. जैसे कैदी नंबर तो होगा नहीं, कैदी नंबर 10, 20 ये तो होगा नहीं. आपका क्या होगा? ह्यूमन नेम. तो देन यू शुड नॉट assume that the client would or the customer user will input only the assumed और या कह सकते हैं actual data what is desired there. आप ये भी मान सकते हैं it is possible that the user may input something very different that is expected. तो अगर मान लीजिए किसी ने अपना फोन नंबर में अगर किसी ने ABCD डाल दिया, तो इट शुड जनरेट अ रिस्पॉन्स दैट फोन नंबर कैन ओनली बी न्यूमरल वैल्यू, प्लीज रीइंसर्ट. तो इसमें होगा, इसको कहेंगे कंप्लीट. इफ यू आर लीविंग एनी ऑप्शन दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, सपोज somebody is not marking that if somebody enters the in place of name 1 2 3 4, then it should generate error. If you are not if you have not well thought or about that, what if somebody is not entering the character inside the name place, then you should consider all that option also and you should generate a warning message. तो ये होता है complete. आप उसके हर एस्पेक्ट को सोच रहे हैं. every possible alternative should be well defined and what will be the response by the system in that situation. उसके बाद है आपका full label and reference to all figure, table and diagram in the SRS as definition to all term and units of measure. अगर आप कोई डायग्राम मेंशन कर रहे हैं तो उस डायग्राम्स में आप जितना क्या मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, क्या साइज यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए. आप जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सेस पे क्या कर रहे हैं, वाई पे क्या कर रहे हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने डायग्राम्स हैं, ये सारी चीजें आपकी वेल डिफाइंड और वेल मेजर्ड होनी चाहिए. नेक्स्ट है कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट में क्या है आपका? द एसआरएस इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इन इट कन्फ्लिक्ट. तो मतलब कोई भी दो चीजें आपस में, रिक्वायरमेंट आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए. अब यहाँ पर आपको बता रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइकली कन्फ्लिक्ट इन एसआरएस. एसआरएस में 3 तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. पहला, द स्पेसिफाइड कैरेक्टर और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में कन्फ्लिक्ट. जैसे कि the format of an output report may be described in one requirement as tabular but in another as textual. तो अगर मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट है, वो बोल रहा है कि हमें जो आउटपुट रिपोर्ट चाहिए एक जगह पे वो टेबुलर फॉर्म में चाहिए, और दूसरी जगह पे बता रहा है कि इट शुड बी इन टेक्सचुअल फॉर्म. एक जगह बोल रहा है टेबुलर फॉर्म में चाहिए, एक जगह बोल रहा है टेबुलर फॉर्म में चाहिए. टेबुलर और टेक्सचुअल तो दो जगह रिक्वायरमेंट आप दे रहे हैं, दोनों डिफरेंट दे रहे हैं. दे आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर. that first one is saying that output should be in tabular form, second one is saying that in textual form. तो ये आपस में कंफ्लिक्ट है. जैसे एक बार द स्टेट दैट ऑल लाइट शैल बी ग्रीन while other state that all light shall be blue. तो ये भी आपका चेंज हो जाता है. जैसे कि कुछ रूल्स कंफ्लिक्टिंग है. जैसे अगर आप बोला जाए कि आपको रिक्वायरमेंट है कि दुनिया में सब जगह रूल्स का रेगुलेशन फॉलो हो, तो कुछ कंट्री में आपका होता है कि लेफ्ट में चलना होता है, कुछ कंट्री में होता है राइट में चलना होता है. तो आप यूनिवर्सल रूल तो नहीं बना पाएंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का वर्ल्ड का यूनिवर्सल रूल, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, और देयर में भी लॉजिकल और टेम्पररी. दूसरा ये तो मिस्टेक थी आपकी जो कि
स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स, ये आपकी हो गई। कुछ पॉइंट्स में होता है कैरेक्टर बेस्ड कन्फ्लिक्ट थी, उसका मैंने एग्जांपल दिया कि टेबुलर मांग रहा है, टेक्सचुअल मांग रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड डिफरेंस है। अब एक होता है लॉजिकल और टेम्पोरल कन्फ्लिक्ट्स, सेकंड कैटेगरी आपकी होगी लॉजिकल और टेम्पोरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्पेसिफाइड एक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि कि अगर आपको दिखाना है कि दैट द प्रोग्राम विल दो नंबर को ऐड करे, दो नंबर हैं तो प्रोग्राम आपका दो नंबर को ऐड करेगा एंड, और दूसरा मान लीजिए उसको डिफाइड कर रहा है कि वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। अगर दो इनपुट आए ए और बी, एक प्रोग्राम कह रहा है कि दोनों को ऐड करना है, एक रिक्वायरमेंट कह रही है दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि, और इसमें कहता है, और एक हो सकता है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक कहता है कि ए वेरिएबल, मान लीजिए सीरियलाइजेशन में कह रहे हैं कि ए को बी को फॉलो करना चाहिए, मतलब बी ए शुड कम आफ्टर बी, और एक में कह रहा है कि ए एंड बी शुड कम टुगेदर। मतलब आपने एक रिक्वायरमेंट में दिया कि ए शुड बी फॉलोड बाय बी, ए शुड कम आफ्टर द बी, एंड एक स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद व्हेन द टू वेरिएबल शुड कम साइमल्टेनियसली। तो ये एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नंबर मान लीजिए 1 और 5 में आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। और थर्ड है आपका टू और मोर रिक्वायरमेंट में डिस्क्राइब द सेम रियल ऑब्जेक्ट बट यूज डिफरेंट टर्म्स फॉर द दैट ऑब्जेक्ट। अब एक ही चीज को अगर दो अलग अलग नाम से बुला रहे हैं तो ये भी आपका कंफ्लिक्ट होगा। मतलब अगर आप एक वेरिएबल को रेफरेंस कर रहे हैं तो डू नॉट यूज टू डिफरेंट नेम फॉर दैट वेरिएबल, क्योंकि इट वुड क्रिएट कंफ्यूजन। तो मान लीजिए एक यूजर है, उसी को एक बार उसको वैल्यू बोला जा रहा है, एक बार बोला जा रहा है कॉस्ट, तो एक बार वैल्यू बोल रहे हैं और कॉस्ट बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि जबकि दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, लेकिन इट में क्रिएट कंफ्यूजन कि वैल्यू एंड कॉस्ट आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि एक वेरिएबल का एक ही नाम होना चाहिए, दो वेरिएबल पे अप्लाई होने वाले लॉजिकल ऑपरेशन से बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड उनके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कहीं पे बोला आपने कि इसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पे आपने बोला इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए सारा इसमें। रैंक्ड फॉर इंपॉर्टेंस एंड और स्टेबिलिटी, तो SRS is ranked for importance and for stability if each requirement has an identifier to indicate either the importance or stability of the particular requirement। क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट आपकी उतनी जरूरी नहीं, सारी रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो आपके लिए कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ होती हैं कि जिनको आप पूरा नहीं भी करेंगे तो वो लुक एंड फील में तो फर्क डालेंगे, पर फंक्शनैलिटी में आपका उतना फर्क नहीं डालेंगे। तो इस डिफरेंस को क्या होगा कि रिक्वायरमेंट को आप रैंक करेंगे कि जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज्यादा मस्ट है, कौन सी आपकी कंडीशनल है। कुछ कंडीशंस में यूज होती हैं और कुछ आपकी ऑप्शनल है। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट पे आप जिस पे लॉगिन कर रहा है IRCTC की वेबसाइट, उसमें बुकिंग चल रही है, बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब उसमें बुकिंग होते समय में आपका एक फीचर है कि अगर आपका मान लीजिए ब्लॉक के कलर चले गए, आपका कलर को चला जाना, अगर उसमें एक प्रॉब्लम आई है साइट में, बस उसके क्या हो गया, उसका अपीयरेंस जो HTML व्यू आ रहा है लेकिन वो बुकिंग कर रहा है, तो आपके लिए ठीक है। फंक्शनैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज एसेंशियल। और इसमें आपका क्या कंडीशनल है, क्या ऑप्शनल है। अब उसके अंदर आप लोग टिकट जनरेशन फिलहाल काम नहीं, मतलब PNR स्टेटस नहीं बता रहा है या ट्रेन रनिंग स्टेटस नहीं बता पा रहा है, लेकिन वो बुकिंग अभी भी काम कर रहा है क्योंकि वो एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी। तो आपको अपनी रैंक क्या करना पड़ेगा, उनके जितने भी हैं सबकी रैंकिंग करनी होगी। द इम्पोर्टेंस शुड बी रैंक्ड, एंड उसको एक आईडी के साथ आप उसको मार्क करेंगे या ग्रुप करेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगी SRS में आप उनको कैटेगराइज करके आप उनको करेंगे, मार्क करेंगे। वेरीफाइबल, तो वेरीफाइबल में क्या होगा, SRS इज वेरीफाइबल if and only if every requirement stated therein is verifiable। a requirement is मान लीजिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि नॉन वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट इंक्लूड, जैसे कि कोई चीज बोले आप किसी को बस अच्छा है, तो ये वेरीफाइड नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या होगा
कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं किसी चीज को आप डिफाइन करने के लिए, अच्छा है बुरा है, तो हियर यू आर नॉट वेरीफाइंग दैट हाउ गुड इट इज। जैसे आपने किसी को बोला कि आपका ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आपने 5 लोग को बोल दिया गुड फ्रेंड ऑफ माइन, देन हाउ विल यू रैंक ऑल दीज पर्सन दैट हु इज द क्लोजेस्ट वन। एंड तो हो सकता है ना कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, बट यू आर सेइंग दैट ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, दैट ये आपको पता चल रहा है कि बेस्ट क्लियरली रेफर दैट कि ही इज द क्लोजेस्ट वन। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको अगर कोई जैसे टर्म्स और भी बोलते हैं, टर्म्स एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप्स। कई बार होता है बहुत लंबे साइकिल्स चलने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि इसको ये चीजें लंबी जाती, लेकिन आप उसको वेरीफाइबल ये होता है कि आप उसको इतने टाइम के अंदर सर्टेन लिमिट के साथ में बता सकें कि ये चीज इतने देर में रिस्पॉन्स करेगी। जैसे रिस्पॉन्स इज गुड, रिस्पॉन्स टाइम इज फास्ट, तो फास्ट कोई टर्म नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है। वेरीफाइबल तब होगा जब आप बोले रिस्पॉन्स टाइम इज 10 सेकेंड। तो अगर वो 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स दे सकती है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर द सॉफ्टवेयर इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। जैसे कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो आप कहते हैं ना कि कभी कभी सिस्टम स्लो हो गया है। अब कितना स्लो हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पड़े हैं तब वो थोड़ा स्लो हुआ है। अगर आप रिस्पॉन्स टाइम को आप वेल डिफाइंड कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप बोले, हमें इंजन बोलते हैं ना कि बड़ी गाड़ियों में कि 0 से 5 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर, 0 से 10 वो स्पीड चेक करते हैं, तो दैट इज द वेरीफाइबिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आप उसको वेरीफाइबल बनाएंगे तो दैट वुड बी बेटर एसआरएस, उसके अंदर टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडिफाइबल नेक्स्ट होगा। मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल में आपका क्या होगा, एसआरएस इज मॉडिफाइबल इफ एंड ओनली इफ इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टाइल्स आर such that any change to the requirement can be made easily, completely and consistently without retaining the structure। जैसे कि आप किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो बेटर होगा कि उसको आप पहले समझें। तो वो पहली बात तो अच्छे से आपका अगर एसआरएस कोडिंग जो हुई आप चीजें हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट जो है बहुत अच्छे से समझी गई हूँ और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट हो उसमें भी रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मतलब एक ही तरह की रिक्वायरमेंट को 5 जगह डिफाइन ना किया गया कि कल बोले कि हाँ इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें एक मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है, आप जितने कम जगह रिडंडेंसी नहीं होगी तो एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह भी वही चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे। तो इसको अगर आप रिक्वायरमेंट्स को आप रिडंडेंसी रिड्यूस कर देते हैं या मतलब एक ही रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरह नहीं डिफाइन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ज्यादा मॉडिफाइबल हो जाता है। जितनी ज्यादा रिडंडेंसी होगी उतना कम मॉडिफाइबल होगा, जितनी कम रिडंडेंसी होगी उतना ज्यादा ये मॉडिफाइबल होगा। तो आप उसको अगर मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर में अगर आपने एक ही फंक्शन को 50 जगह डिफाइन किया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है, और लेकिन उसको डिफाइन एक ही बनाया उसको एक ही जगह है, तो आप फंक्शन में बस एडिटिंग कर देंगे तो वो 50 लोकेशंस के ऊपर एक साथ मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन उसी फंक्शन को आपने 50 जगह पे 50 जगह पे मान 50 तरह से लिखा हुआ है, तो आपको मॉडिफाई करने को आ जाए तो 50 जगह मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसी से कहते हैं एक फंक्शन हो मॉडिफाइबल, मतलब यू आर जितना ज्यादा रिडंडेंसी रखेंगे, मतलब एक ही फंक्शन की 10 कॉपी बना देंगे तो आपको उतनी जगह पे मॉडिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसको होना चाहिए मॉडिफाइबल भी होना चाहिए कि आप एक फंक्शन लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि वही फंक्शन अगर है तो उसका रेफरेंस एक कॉमन जगह पे डिफाइंड हो। और इट शुड बी ट्रेसेबल। ट्रेसेबल में क्या होगा, एसआरएस इज ट्रेसेबल इफ द ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इज क्लियर and if it facilitate the referencing of each requirement in future development or enhancement documentation। traceability दो तरह की होती है, backward and forward। इसमें क्या होगा कि इसमें backward जब जाएंगे तो सोर्स की तरफ जाएंगे कि एक चीज आप रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं तो क्या होगा कि बैक ट्रैक मतलब पीछे वापस सोर्स की तरफ जाना। एंड इसमें क्या होगा, ऐसा हैविंग ए यूनिक नेम और रेफरेंस नंबर। तो इफ द ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इज क्लियर, कि मान लीजिए कोई आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको अपने मोबाइल में ही जाकर के आपको अपना वाईफाई ऑन करना था, तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि यू वांट टू शेयर योर वाईफाई विथ अदर पर्सन। तो ये आपका इसमें क्या होगा कि रेफरेंसिंग ऑफ
फॉर इसमें क्या होगा कि आप में आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी भी है, कि आप उससे बैक तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए उसको सर्च करना है तो आपका क्लियर डिफाइन होना चाहिए, मोबाइल मोबाइल में कनेक्शन, कनेक्शन से वाईफाई, वाईफाई से जो आपको सेटिंग में जाके आप ऑन कर रहे हैं। तो इसमें आपका फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी ऑफ एसआरएस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कहीं पे पहुंच जाएंगे हम, वाईफाई ऑन है, उससे बैक करके आना तो आसान होता है, पर सबसे अधिक कहीं किसी पॉइंट पे हमको पहुंचना है जिस चीज को हम करना चाहते हैं, योर एसआरएस शुड बी रिटन लाइक दैट कि एनी यूजर में गेस दैट वेयर कुड द एक्चुअल फंक्शन कुड एग्जिस्ट। जैसे आप अपने पहले ही चीज में डिफाइन कर दे, हमें कनेक्शन करना है तो आपके फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में तुरंत कनेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन में आप जाएंगे उसमें आएगा वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट, ये सब चीज आएगा, उसमें जाके आप ऑन करेंगे। तो आपके नाम से इतना फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी आपके एसआरएस में अच्छी होनी चाहिए। इट मींस द यूजर कैन गेस वेयर द पॉसिबल वेयर द जो फंक्शनैलिटी दैट ही इज सर्चिंग फॉर कुड लाइक। तो ये आपका फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी आपके अंदर एसआरएस में होनी चाहिए। जैसे कई फोन होते हैं उसमें दूसरे के फोन में आप जाते हैं तो आपको फीचर ढूंढने में कभी कभी परेशानी होती है, पर आप देखिए बड़े अच्छी कंपनी में क्या होता है, उसको इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं, इतने फीचर्स होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को